Hey everyone, welcome back. Without wasting the time, let's start. The first question is the difference between a sample statistic and its associated parameter is called. देखिए पैरामीटर क्या होता है, जो हमारी पॉपुलेशन होती है, ओवरऑल पॉपुलेशन होती है, उसके मीन को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर. ठीक है. और जो हमारा सैंपल होता है, जो उससे हम सैंपल लेते हैं, सैंपल के मीन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक. ठीक है. जिसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, एक कर्व बनाते हैं और उसका जो डिफरेंस होता है, उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं. ठीक है. जो कि इक्वली होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मली. तो ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ हम, यानी कि जो सैंपल का मीन है और जो हमारा पैरामीट्रिक है, उन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं हम, डिफरेंस की. तो हमारा क्या होगा, जिस तरह से अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन जो सैंपल स्टैटिक और एसोसिएटेड पैरामीटर की, तो सैम्पलिंग एरर होगा. क्योंकि जो सैम्पलिंग एरर होता है वो क्या होता है, वो कब अराइज होता है, जब डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके प्रोसेस में, उसके रिजल्ट में, जब सैंपल को लेते हुए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी पॉपुलेशन से, और वो पॉपुलेशन को या फिर पॉपुलेशन को क्या नहीं करता है, वो रिप्रेजेंट नहीं करता है. अब स्टैंडर्ड एरर की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, मानक त्रुटि. एक मानक में त्रुटि. देखो जब बात करते हैं हम सिर्फ सैंपल एरर की, यानी कि जो हमने एक सैंपल लिया है, यानी कि एक जो नमूना लिया है, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन से, उसमें कुछ एरर होना, दैट इज सैंपल एरर. बट स्टैंडर्ड एरर की जब बात होती है, यानी कि मानक त्रुटि की, मानक में त्रुटि होना, ठीक है, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, सैंपल ग्रुप है, यानी कि जो जितने भी सैंपल ग्रुप उठाए हैं उन ग्रुप्स के मीन में और जो पॉपुलेशन मीन है, ठीक है, उनमें जब डिफरेंस आए, तो जो कि कर्व होता है हमारा एनपीसी वाला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात हो डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड एरर होगा. ठीक है. Next one is with regard to the development of distance education program in India, identify the correct sequence given below. देखिए सबसे पहले आप खुद सोचिए, क्या हम स्टार्टिंग से ही रिमोट लर्निंग कर रहे हैं या हम स्टार्टिंग से ही ई लर्निंग कर रहे हैं. आप या तो, अगर आपको हिस्ट्री का नहीं पता है तो अब करंट का तो पता होगा. करंट में हमारे पास सबसे लास्ट में क्या आई है, हमारे पास ई लर्निंग आई है हमारे पास लास्ट में. तो सबसे पहले हम कितनी बार सुनते थे कि कोर्सपॉन्डेंस के कोर्स चलते हैं, तो सबसे पहले बात होती थी कोर्सपॉन्डेंस के कोर्सेज की. उसके बाद हमारे सामने आई रिमोट लर्निंग, उसके बाद आई हमारी फ्री लर्निंग का कंसेप्ट आया, उसके बाद हमारा कंसेप्ट आया ई लर्निंग का. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियलिस्टिक जो एपिस्टेमोलॉजी है रिकमेंड करती है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉलेज. किस नॉलेज को, अब देखिए रियलिस्टिक की बात की जा रही है. रियलिस्टिक यानी कि जो रियलिटी पे बिलीव करे. तो देखो इंस्पिरेशनल क्या है, जो इंस्पायर करे, नहीं, हम रियलिटी की बात कर रहे हैं. रियलिटी के टाइप में कौन सा आएगा, एम्पेरिकल, जो ठीक है एक्सपीरियंस पे बेस्ड तो है, बट क्या वो रियल है. हो सकता है हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बेसलेस हो, करेक्ट ना हो. उसके बाद अगर पावर बेस की करें तो यहाँ हम ताकत को नहीं आजमा रहे हैं, रियल की बात कर रहे हैं. तो रियलिस्टिक क्या है, एक्सपीरियंस भी हो बट एब्सोल्यूट हो. ठीक है, एक्सपीरियंस एब्सोल्यूट नॉलेज की यहाँ बात की जा रही है. तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री एंड डिस्टेंस एजुकेशन एज अ सप्लीमेंट विद मूक इन इंडिया फैसिलिटेट विच ऑफ द फॉलोइंग. अब फोर्थ की क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि मूक जो है, मूक की फुल फॉर्म क्या होती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें जितनी भी टर्म दी गई हैं उन सभी टर्म्स को रिमाइंड करो. ठीक है, ताकि क्या पता किस तरह से घुमा के कहाँ से क्वेश्चन आ जाए. बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं आते, बट पैटर्न और कंसेप्ट यहीं से होते हैं. अगर प्रीवियस ईयर्स को भी ध्यान से कर लेंगे तो आपका जीआरएफ पक्का है. ठीक है. तो उसके बाद अगर बात की जाए तो मूक जो है क्या है, एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि क्या करता है, ओपन एक्सेस प्रोवाइड करता है, इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन देता है वेब के थ्रू. एक वेब तो चाहिए, तो ठीक है, तो मूक हमें प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेशन के लिए भी विद कोर्सेज, जिसमें कि मटेरियल भी होता है जो नॉर्मली क्या करता है, कन्वेंशनल एजुकेशन की सेटिंग को यूज़ करता है. तो जो इम्प्लीमेंटेशन है फ्री और डिस्टेंस एजुकेशन की, एक सप्लीमेंट की तरह काम करती है मूक के साथ इंडिया में. किस चीज़ के लिए, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, वो भी सबके लिए. अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा है सिर्फ रूलर्स के लिए करती है, नहीं. इक्वालिटी के लिए करती है सिर्फ, डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए करती है, नहीं.
एजुकेशनल स्ट्रेटिफिकेशन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ हम स्ट्रेटिफाई नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये क्या करती है, ये इंश्योर कराती है कि एकेडमिक एक्सीलेंस को बढ़ा सके, इम्प्रूव कर सके सबके लिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी में कौन सा नहीं आता, नोट अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसएबिलिटी। उसके लिए आपको इन सब का पता होना चाहिए। एस्फेक्सिया जो सबसे पहला है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है बॉडी में, दम घुटने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बी पार्ट है, यानी कि जो अलेक्सिया है, वो क्या है, ब्लाइंडनेस की बात करता है कि जब अक्षर्स को हम अच्छे से देख नहीं पाते, एक डिसऑर्डर ऐसा हो जाता है नर्वस सिस्टम में कि इम्पेयरमेंट आ जाती है लिखने में, पढ़ने में, तो हम वर्ड्स को अच्छे से देख नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। उसके बाद है डिस्ग्राफिया या डाइसफार्फिया, जो कि डिस्ग्राफिया से ही रिलेटेड है, यानी कि जिसमें ग्राफिया यानी ग्राफ लिखने से रिलेटेड विकार जो होता है, प्रॉब्लम जो होती है। उसके बाद डिसलैक्सिया जो आप सबको पता है, जो वाक जो बोलने में प्रॉब्लम होती है, जो मानसिक किससे हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से हमारे। तो यहाँ पर अब क्या पूछा जा रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे सामने पूछा जा रहा है कि कौन सा रिलेटेड नहीं है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज से। देखिए पढ़ने लिखने की बात की जा रही है जहाँ पर, तो वो हमारी लर्निंग से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, बट हमारा जो बिल्कुल फर्स्ट है यानी कि एस्फेक्सिया जो कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, उसमें तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, जिससे कि हम मतलब कि एक तरह से अनकॉन्शियस भी हो सकती है बॉडी, या फिर हम कहें तो डेथ तक भी हो सकती है किसी पर्सन की। तो जो क्या है, एस्फेक्सिया जो ए पार्ट है वो लर्निंग की डिसेबिलिटी नहीं है। फोकस ऑफ द नैड फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इज ऑन द स्टडी ऑफ फ्लेंडर इंटरेक्शन। आप सबको पता है 10th यूनिट का एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लेंडर इंटरेक्शन में क्या होता है, एक पैडालॉजिकल टॉपिक है, और इसमें क्या है कि फ्लेंडर ने अपना एक इंट्रैक्शन दिया है जिसको क्लासरूम इंट्रैक्शन बताया जाता है, और उसमें सिर्फ टीचर पर फोकस किया गया है। बच्चों के रिस्पॉन्स को उन्होंने क्या कहा है कि वो टीचर का इनडायरेक्ट है, क्योंकि टीचर जब तक क्या नहीं देगा, टीचर उनको जब तक डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ फ्लेंडर में 10/10 की कैटेगरी मैट्रिक्स की बात की जाती है, तो वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर की बात की जाती है यहाँ टीचर की। अब मैच द फॉलोइंग की अगर बात करें तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, हम जब बात करते हैं सिंथेसिस की, बात करते हैं हम सिंथेसिस की, बात करते हैं एनालिसिस की, दो बातें ध्यान रखना। जब भी किसी चीज़ को एनालाइज किया जाता है, एनालिसिस में चीज़ों को तोड़ा जाता है, आर यू गेटिंग मी, चीज़ों को तोड़ा जाता है, यानी कि तोड़ तोड़ के उनको समझा जाता है एक एक चीज़ को, ठीक है। अब जैसे हम एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं पेपर्स का, हम तोड़ तोड़ के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, और उन सब को मिलाकर जब कंसेप्ट बनाते हैं वो सिंथेसाइज होता है, वो एनालिसिस के हमेशा बाद की स्टेज होती है। तो क्या होता है हमारा एनालिसिस में, और ये हमारा है सिंथेसिस, जो बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, उसको कलेक्ट करके इकट्ठा करना एनालिसिस के बाद। इज इट क्लियर? तो यहीं से आप उठाइए सिंथेसिस। अब सिंथेसिस की बात की जा रही है फर्स्ट, तो सोचिए सिंथेसिस में क्या बताया था मैंने अभी आपको, जोड़ना, ठीक है। अब जोड़ेंगे कहाँ पर हम, ध्यान से देखिए, एक ही वर्ड से पता चल रहा है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, जोड़ना, इकट्ठा करना, मैंने अभी बताया आपको। तो पहले दूर कर दिया, उसके बाद इकट्ठा कर रहे हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो वो क्या है, सिंथेसिस। अब अगर हम एनालिसिस को देखें, एनालिसिस करना, हम अब क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ों का पता लगा रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन थ्रू वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्स से हम दूर दूर जाकर तोड़ तोड़ कर चीज़ों का पता लगा रहे हैं, एनालिसिस। यहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब टोलमैन की जब हम बात करते हैं, टोलमैन की हम अच्छे से थ्योरी के बारे में अगर बात करते हैं, जब भी आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाते हैं,
तो अपने माइंड को इतना सेट रखिए कि हमें सिर्फ ये नहीं करना है 18 निपट गया, 17th का निपट गया, 19th कर लिए हमने, नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू। अब आप यूनिट्स को छोड़ दीजिए, जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है, इसी तरह से पेपर 1 को रिवाइज कीजिए और इसी तरह से पेपर 2 को रिवाइज कीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन आया है टोलमैन का। अब टोलमैन माइंड में आते ही आपके दिमाग में क्या बातें घूमनी चाहिए? टोलमैन बात करता है लेटेंट लर्निंग की। टोलमैन बात करता है, टोलमैन की थ्योरी को क्या कहा जाता है? कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसके बाद इसे साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी भी कहा जाता है, साइन सिग्निफिकेंस। इसके बाद इसको एक्सपेक्टेंसी भी थ्योरी भी कहा जाता है, पर्पजिव भी कहा जाता है, ठीक है। कॉग्निटिव मैप रैट और मेज से रिलेटेड इसी में बात की जाती है। बिहेवियर की बात करता है कि बिहेवियर 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है, डिमांड और होप, ठीक है। और 5 टाइप की इसने लर्निंग की बात की है, अप्रोच, अवॉइडेंस, लेटेंट लर्निंग, एस्केप लर्निंग, चॉइस पॉइंट। इज इट क्लियर? सी और बी का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। कॉग्निटिव और बिहेवियरलिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जब भी टोलमैन का क्वेश्चन आपके सामने आए, चाहे वो 2017 में आए, 2004 में आए, 2007 में आए, वट तो आपको ये सारी चीज़ें रिमाइंड करनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पे जाना है। अब क्वेश्चन पे जाइए। देखिए, एग्जाम में सब कुछ रिमाइंड करने मत बैठना, वहाँ सिर्फ ऑप्शंस पे जाना। बट अब जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो इस तरह से एनालिसिस कीजिए कि आपको रिवीजन की, डिफरेंटली यूनिट वाइज रिवीजन की रिक्वायरमेंट ना हो, उसकी ज़रूरत आपको ना पड़े, ठीक है। चलो, टोलमैन की बात करें, अब मॉडिफिकेशन लर्निंग की बात की जा रही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनपुट फ्रॉम द फ्रॉइड? देखिए, इक्विवेलेंट लर्निंग, insight differentiate, construct of emotional investment, learning by field cognition function। अब आपको क्या लग रहा है कि अब जो हमने नेम पढ़े थे उनमें से कौन सा इससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा था अभी कि इसको कॉग्निटिव भी क्या कहा जाता है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, क्योंकि कॉग्निटिव फंक्शन फील्ड, लर्निंग बाय फील्ड कॉग्निटिव फंक्शंस है, ठीक है। तो टोलमैन की थ्योरी इस तरह से, हर थ्योरी को ही इस तरह से रिवाइज कीजिए। उसके बाद यंग की बात की जा रही है यहाँ पर। यंग, जिनका पूरा नाम क्या है, किम्बॉल यंग है, जो पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मैन को क्या बोला जाता है, सोशल अनकॉन्शियस रिलेटेड माना जाता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ माइंड दी थी इन्होंने। अब ये क्वेश्चन घुमाकर भी आ सकता है कि यंग ने कौन सी थ्योरी दी है। तो यंग, किम्बॉल यंग जो हैं, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? थ्योरी ऑफ माइंड दी है, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मैन पर डिपेंड करती है, और ये सोसाइटी में किस तरह से कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तरीके से रहे हैं उसके बारे में बात करती है। Teaching as a system will be considered most effective in the situation when there is a difference between the desired and actual attainment। तो इसमें क्या है, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो टीचर्स की जो एबिलिटी है वो क्या है कि टू फैसिलिटेट लर्निंग एक्सपीरियंस को फैसिलिटेट कर पाएँ, दैट आर मीनिंगफुल, जो कि स्टूडेंट्स के लिए मीनिंगफुल होगा, उनको प्रिपेयर करने के लिए उनके फ्यूचर में। तो क्या है कि मोस्ट इफेक्टिव सिचुएशन क्या होगी जहां पर डिफरेंस की बात करें, तो जहां पर अटेनमेंट क्या होगी, मिनिमम होगी। तो अटेनमेंट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिमोट मेथड इन साइकोलॉजी। देखिए, डायरेक्टली अगर आप देखें तो दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़िए। एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल, एजुकेशन क्या है, एक एग्जाम्पल है ऑफ रिमोट मेथड का साइकोलॉजी में, ठीक है। किस तरह से? क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, लर्निंग जो साइंटिस्ट रहे हैं हमारे, बहुत सारे मोड्स को यूज़ करते हुए वो इंक्वायरी ही तो करते हैं। डिफरेंट उनके पास क्वेश्चंस होते हैं जिनके वो आंसर फाइंड आउट करते हैं। भाई, रिसर्च करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सामने आती है तो ऑब्वियसली रिसर्च क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो मोड ऑफ इंक्वायरी ही है जो कि मोर देन जस्ट मेथड एंड डाटा, जो कि सिर्फ एक मेथड और डाटा से बड़ी है। तो यहाँ बात करें सिर्फ फंक्शनल रिसर्च की, क्लिनिकल मेथड्स की, पोस्ट फैक्टो मेथड्स की, तो इन सबसे ऊपर क्या है, हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना,
नेक्स्ट हमारा आता है इंस्ट्रक्शनल स्टाइल, सब्सिडरी स्टाइल, पार्टिसिपेटरी स्टाइल और बात की जा रही है रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल। अब यहाँ पर आपको अगर मीनिंग पता है तो ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या होता है? अनिवार्य, जो क्या होता है? मैंडेट होता है, मैंडेटरी होता है। अब मैंडेटरी क्या होता है? मैंडेटरी हमेशा रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, और उसका स्टाइल होता है। अब जो सब्सिडरी है वो क्या होता है? सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? एक तरह से कोई भी हेल्पफुल नेचर वाला स्टाइल, यानी कि जो सहायक हो, जो हेल्पफुल हो, यानी कि हमारा क्या होगा, जो सब्सिडरी है वो कौन प्रोवाइड करा सकता है? जिसके पास एक्सपर्ट पावर होगी, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, बिल्कुल जनरल चीज़ों पर जाइए। पोजीशनिंग, जब कोई आदमी पोजीशन पर होता है तो क्या करता है? इट्स ऑब्वियस वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर देता है। तो उसका स्टाइल क्या होगा? उसकी पावर ही पोजीशनिंग वाली है, तो स्टाइल कैसा होगा? इंस्ट्रक्शनल होगा। अब वो एक्सपर्ट है तो वो हेल्पफुल होगा सबके लिए, क्योंकि उसको सारी नॉलेज है, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ कीजिए चीज़ों को। There is a provision to include component of experiential work in teacher education courses। क्या बात की जा रही है यहाँ? एक्सपीरियंस की। अब जब बात की जा रही है एक्सपीरियंस की, तो वो किस तरह से आएगी? कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ कानून होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल जो वर्क होते हैं टीचर एजुकेशन में, उसको यूज़ किया जाता है, और कोर्सेज में जो इंक्लूड किए जाते हैं उनके मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। ध्यान रखना, जनरल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर कराया जाता है, जनरल प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाती है कि अपने प्रोफेशन को किस तरह से जनरली उन्होंने फॉलो करना है, और स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एजुकेशन भी दी जाती है इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट मैटर में उसको प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए, टू एक्वायर प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी, एक टीचर एजुकेशन में एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए सबसे कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न क्या है? वो क्या है? प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी, ठीक है। 4 ही होते हैं मेन, ध्यान रखना। 2 जो कि जनरल और स्पेसिफाइड प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, और एक हमारे सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर कराना, एक जनरल एजुकेशन प्रोवाइड करना। 4 कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया टीचर एजुकेशन के एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए। नेक्स्ट इज which of the following statement most accurately describe the Jain element जैन फिलोसफी से जो रिलेटेड हो, उनकी एपिस्टमोलॉजी से। तो करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, सिर्फ एक कंसेप्ट को पकड़ेंगे। देखिए बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको फर्स्ट वर्ड समझ नहीं आया क्या है, ठीक है, ये क्यों लिखा हुआ है ऐसा, हमने कहीं नहीं पढ़ा है जैन फिलोसफी में, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है, लीव इट। द नेचर ऑफ रियलिटी इज़ वेरी नेचुरल, ठीक है, ये तो बहुत सारे फिलोसफी वाले कहते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ द वर्क ऑफ अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, छोड़ दो। द वर्ल्ड इज़ ट्रू एंड निर्वाणा इज़ ऑल्सो ट्रू, भाई ये बात तो सब मानते हैं कि वर्ल्ड ट्रू है और जो निर्वाणा है वो भी ट्रू है। तो ये हमारा क्या है? इस ऑप्शन से डायरेक्टली हमारा आंसर बन रहा है। आप देखिए, सिर्फ यहाँ पर आपको 4th देखने को मिल रहा है, तो आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा। तो आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, या तो नेगेटिव ढूंढिए कि उसका नहीं हो सकता, उस पर कंफर्म कीजिए, या फिर आप एक बात कंफर्म कीजिए ये कि ये वाला कंफर्म है, पक्का है इस ऑप्शन में, इनके करेक्टरिस्टिक्स में, वहीं से ऑप्शंस को चूज़ करना शुरू कीजिए। बार बार जो आपने ऑप्शन आपको नहीं आते उनमें अपने माइंड को नेगेटिव करके मत बैठ जाना कि हमें क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा हुआ आता है तो बहुत कुछ बिना पढ़ा हुआ जरूर देखने को मिलता है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट है, हाउ इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशनल मैनेजमेंट। भाई एजुकेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एजुकेशन के मैनेजमेंट से कैसे अलग है? इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग की जब मैंने वैसे ही किसी ने मुझे बोला था कि आप इस तरह से कराने के बजाय, वैसे मैं पहले सिर्फ वैसे बता दी थी, मैं यूट्यूब पे चैनल नहीं बनाया था, तो किसी ने मुझे बोला कि आप मैम हम तीनों को अलग से समझाते हो, चारों को अलग से समझाते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो डाला करो। सर तब मैंने सबसे पहले सिर्फ
यहाँ से एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट की जो एकेडमिक वीडियो बनाई थी, सबसे पहले इनके डिफरेंस पे पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई थी डिटेल में, चूँकि नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है इनके करेक्टरिस्टिक्स से, इनके डिफरेंस से, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने। तो यहाँ पर आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैं ये डायग्राम हमेशा बना लेना जब भी बात करें, ये वाला पोर्शन एडमिनिस्ट्रेशन का, ये वाला मैनेजमेंट का, टॉप मिडल लोअर। तो आप देखिए टॉप लेवल पे किसका ज़्यादा है काम, एडमिनिस्ट्रेशन का, और बाकी लेवल तीनों कवर करते हैं और ये मैनेजमेंट भी तीनों करती हैं, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऊपर वाला ज़्यादा कवर करते हैं, टॉप वाला, और जो मैनेजमेंट है वो नीचे वाला। तो यही डिफरेंस पूछा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अलग है मैनेजमेंट से। तो यहाँ अगर ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको दिख जाएगा कि ये क्या करता है, रिजल्ट, अचीवमेंट, स्टेबिलिटी, पार्टिसिपेशन नहीं, ठीक है। उसके बाद इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद अगला ऑप्शन फिर पढ़ के देखते हैं हम, स्ट्रेटजीज, नेटवर्किंग की, कल्चर की। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं सेटिंग ट्रेंड की, एक्सीलेंस की, मल्टीपल डिसीजन की। अब यहाँ से आप देखिएगा जितने भी ट्रेंड सेट किए जाते हैं किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन करता है टॉप लेवल पे। एक्सीलेंस की बात की जाती है, मल्टीपल डिसीजन जो लिए जाते हैं वो हमारे किस लेवल पे लिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर 17th क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए मैं आपको फटाफट बता देती हूँ लेवल का क्या दिया गया है, किस लेवल पे बात कर रहे हैं, 0.95 पे, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसके लिए हमारा क्या होता है, m प्लस और माइनस 1.96 मल्टीप्लाई SM, ठीक है। SM क्या होता है, जो स्टैंडर्ड एरर होता है, ठीक है। अब इसके लिए हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं हम, SD डिवाइड बाय लाइक दिस, ठीक है। अब हमारे पास गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, और हमारे पास n भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 8/256 एज लाइक। अब क्या करेंगे, 8/256, तो यहाँ से 8/16, 1/2, यानी कि हमारा आंसर आ गया 0.5। अब हम इसे क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे m प्लस, यानी कि हमारे पास 42 गिवन है, यहाँ पर ये देखिए मीन 42 प्लस और माइनस 1.96, और SM हमारे पास आ गया है 0.5, ठीक है। अब इसको एक बार प्लस से सोल्व करेंगे और एक बार माइनस से करेंगे, ठीक है। M1 निकालेंगे और M2 निकालेंगे। तो जब अगर हम इसको प्लस करते हैं तो डायरेक्टली दिख रहा है 42.98 आ रहा है, और इसको माइनस कर रहे हैं तो 41.021 समथिंग ऐसे आ रहा है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है हमारी, 42.98। नेक्स्ट वन इज operational state of Piaget developed which educational level corresponds to India। भाई 4 लेवल दिए गए हैं प्याजे के, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, उसके बाद हमारा लास्ट है फॉर्मल। तो फॉर्मल एजुकेशन जब हमारी सेकेंडरी लेवल पर है तो अब बात की जा रही है ऑपरेशन की। अब ऑपरेशन जो है वो किस लेवल पे होंगे फिर हमारे, ऑब्वियसली प्री प्राइमरी पे तो नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारी इन्फेंसी होती है, और यहाँ पर हमारी कौन सी स्टेज आएगी, प्री ऑपरेशनल। तो हमारी क्या होगी, D, प्राइमरी लेवल होगा ऑपरेशनल स्टेज के लिए हमारे प्याजे की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर प्रिलिमिनरी इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग। देखिए पॉलिसी मेकिंग में आप सबको पता है, जो हमारी जो NCERT है, SCERT है, NCTE है, हालांकि यहाँ दी नहीं गई है, SCERT है, ठीक है, ये सब इन्वॉल्व होती हैं। भाई जब भी बात हो कर्व की शेप की तो ध्यान रखना वो क्या होता है,
बाईवेलेंट, बाई, रेक्टेंगुलर भी नहीं हो सकता, क्वाड और जनरल का कोई मतलब नहीं है। बहुत ही सिंपल अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, आपको क्या देखना है, गुड हाइपोथेसिस के लिए कौन सा करेक्ट है। इट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द करंट थ्योरी ऑफ नॉलेज। वैसे देखो मैं बता सकती हूँ आपको ये ऑप्शन करेक्ट है, बट फिर भी छोड़ दीजिए, आपको नहीं पता, सपोज कीजिए। नेक्स्ट देखिए, इट शुड क्लियरली इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। भाई नहीं समझ आया, ठीक है, छोड़ दीजिए, छोटे से पॉइंट को पकड़िए। इट शुड टेस्ट अ थ्योरी। जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वो क्यों बनाते हैं, जनरलाइज करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो थ्योरी तो जाकर बाद में बनती है, हाइपोथेसिस तो पहले बन चुका होता है। बट ये पॉइंट क्या कह रहा है, इट शुड टेस्ट अ थ्योरी, ये एक थ्योरी को टेस्ट करता है। भाई हाइपोथेसिस हम सिलेक्ट क्यों करते हैं, रिजेक्ट क्यों करते हैं, वो सब रिजेक्शन एक्सेप्टेंस एक थ्योरी, एक जनरलाइजेशन के लिए होती है, उसी से पहले। उसके बाद कैसे होगी, एक थ्योरी को कैसे टेस्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ से थर्ड पॉइंट को काटिए, हो गया डिडक्ट। अब बात करते हैं दो ऑप्शन जो बच गए हैं, ध्यान से देखिए, दो ऑप्शन बच गए हैं, इनके डिडक्ट करने के बाद थर्ड को काट दिया हमने। तो अब इनमें मैच कीजिए। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अब कंफर्म हो चुका है कि 1 तो बिल्कुल ठीक है, दोनों में है। उसके बाद 5 भी दोनों में है, इसका मतलब हमारी ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। अब हमें चूज करना है ओनली सेकंड और फोर्थ से। अब पढ़िए सेकंड और फोर्थ को, इट शुड बी रिलेटेड टू एन ओकेजनल इशू। सेकंड पढ़िए, इट शुड क्लियरली इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कौन सा आपको ठीक लग रहा है। नॉर्मली भी कोई बच्चा भी बता देगा कि ओकेजनली थोड़ी होता है हाइपोथेसिस, कि ओकेजनली इश्यूज पे से ही रिलेटेड होता है हाइपोथेसिस। भाई वो तो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, हाइपोथेसिस तो किसी भी रिसर्च के लिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो ओकेजनली ही थोड़ी होता है वो कोई। तो यहाँ से, और जबकि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से निकल गया। Investigator conduct a study to examine the effect of gender in relation to aptitude toward dowry practice। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, दहेज की। तो किस तरह की स्टडी जो है वो अच्छी रहेगी इसके लिए, तो किस तरह की स्टडी रहेगी इसके लिए अच्छी, ऑब्वियसली इसके लिए स्टडी रहेगी हमारी एक्सप्लोरेटरी, चीज़ों को कंपेयर करते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन करे, ठीक है, एक्सप्लोर करे। उनको एक्सप्लोर कहते नहीं है, अब तुम्हारा कच्चा चिट्ठा जो है सामने आएगा, हम आपको एक्सप्लोर कर देंगे, बिल्कुल सब कुछ सामने ले आएंगे आपका। तो एक्सप्लोर करना, ठीक है, कंपेयर करके चीज़ों को। प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल ऑर्गेनाइज अ मॉनिटरिंग प्रोग्राम टू इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन द क्लासरूम। अब एक प्रिंसिपल है जिसने क्या किया, स्कूल में एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, सिर्फ किस लिए कि जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कराया जा सके क्लासेस में। तो किस टाइप की इवैल्यूएशन है ये किस टाइप की इवैल्यूएशन आपके सामने है, स्टैंडर्डाइज, उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। Which combination of the following statement give the characteristic of a learning disabled child? भाई learning disabled child की बात हो रही है, डायरेक्टली मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लर्निंग में क्या चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो किसी बच्चे का अगर इंटरेस्ट नहीं है तो क्या उसकी हो सकता है लर्निंग भी कम है, हो सकता है आज घर में कोई बात हो गई है, आप इतना डिमोटिवेट हो गए हैं कि आज आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लर्निंग में डिसेबल हैं, आप लर्निंग नहीं कर पाते हैं अच्छे से। हो सकता है बहुत बार लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। हो सकता है अब आप मुझसे बोर हो गए हों, वीडियो को यहीं पॉज करें, बैक करें कि हमें पूरा नहीं देखना है। तो ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन क्या इंटरेस्ट आपका ये बता देगा कि आप अब आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है, मे बी आप और बेटर तरीके से रिवीजन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड है आप, ठीक है। तो क्या है, ये इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि आप आज इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बट लर्निंग तो आप अच्छी कर सकते हैं, इंटेलिजेंट हैं आप। चाइल्ड हैज सेवरल डिफिकल्टीज इन बेसिक एकेडमिक स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग। उसके बाद सबसे पहले तो आप यहीं देखिए, जो ऑप्शन नंबर 1 है इसको डिडक्ट करें तो हमारा ये कट जाता है, यहाँ से डिडक्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर हम देखें
तो चाइल्ड की एबिलिटीज़ और उसकी एक्चुअल अचीवमेंट को देखना, कंपेयर करना, ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप 3 को डिडक्ट कीजिए, आंसर ही आ गया आपके सामने। स्लो लर्नर की अगर बात करें, वो डिसेबिलिटी में प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ स्लो लर्नर की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, कंसंट्रेशन जो होता है कम होता है, ठीक है, लैक कंसंट्रेशन होता है जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनका। उसके बाद इम्पल्स और रिएक्टिव की बात नहीं होती है, ये कोई रिलेटेड नहीं है हमारा स्लो लर्नर से। उसके बाद नेगेटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है उनका लर्निंग की टुवर्ड, और कुछ अग्रेसिव हो जाते हैं। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। तो इसमें से आपको कौन सा नेगेटिव लग रहा है? भाई अग्रेसिव होना, स्लो लर्नर है तो ज़रूरी है वो अग्रेसिव होंगे, तो यहाँ से नेगेटिव पॉइंट को आप यहाँ से हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे 4th पॉइंट को, ठीक है। सी ऑप्शन 1, 3 और 5 हमारे करेक्ट ऑप्शन है। रिसर्चर वांट टू स्टडी ऑन ऑर्थोपेडिकली चैलेंज चिल्ड्रन, द सैम्पल टाइप यूज्ड फॉर दिस वुड बी। भाई स्ट्रेटिफाइड डायरेक्टली दिख रहा है, आप देखिए यहाँ, उसे क्या करना है, ऑर्थोपेडिकली जो चैलेंज बच्चे हैं उनको फाइंड आउट करना, फिर उनमें से सैंपल उठाने हैं और तब रिसर्च करनी है। तो स्ट्रेटिफाइड ही तो होता है ये रूल, स्ट्रेटिफाइड करना, स्ट्रेटास बनाना पहले पॉपुलेशन से और फिर उनमें से सैंपल उठाना। स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है 27th क्वेश्चन में कि जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस में देखिए, सिर्फ मैनेज करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, या फिर बियॉन्ड जाना किसी की प्रेजेंट सिचुएशन से उनकी प्रॉब्लम को देखना बियॉन्ड जाकर, अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग। देखिए यहाँ पर दूसरों की फीलिंग को समझना, दूसरों को भी हम जब समझने लग जाएं तो हम क्या होते हैं, बहुत स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हो जाते हैं। जैसे पंडित लोग होते हैं दूसरों की फीलिंग समझ जाते हैं, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एविडेंस, रिसर्च के एविडेंस पे कौन सा टाइप है एजुकेशनल सुपरविजन का जो बहुत इफेक्टिव होगा? भाई ऑब्वियसली मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट क्या होगी, देखो स्टूडेंट सुपरवाइज कैसे कर सकता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटरी सुपरविजन कैसे हो सकता है? जब वो खुद पार्टिसिपेट किया है तो वो स्ट्रिक्टली तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को सुपरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सुपरविजन हमेशा क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट डायरेक्टेड होना चाहिए। स्कूल जो है एक्टिवली टीच करता है जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उनको, तो वो क्या कहते हैं कि बच्चों को गवर्न करने दो, खुद को, अपने आप को वो खुद गवर्न करें, ठीक है। तो ऐसा कौन बोलते हैं? ऑब्वियसली नेचुरलिज्म ही कहते हैं ऐसा, कि बच्चों को छोड़ दो, डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ करने दो और अपने आप को खुद गवर्न करने दो। इन अ क्लास टेस्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा स्टेट्स का आ गया है। यहाँ पर देखिए आपको स्कोर दिए गए हैं, मीन बताया गया है, ध्यान से देखिए। साइकोलॉजी में और मैथ्स में बच्चे के मार्क्स बताए गए हैं, तो मीन है 45, यहाँ है 80, ठीक है। एसडी दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है और यहाँ पर भी 5 दिया गया है। बट जो इनका क्या है स्कोर है एक्चुअल में, वो क्या दिया गया है, यहाँ पर साइकोलॉजी में 50 दिया गया है और यहाँ पर 70 दिया गया है। पूछ रहे हैं कौन सा ज़्यादा है, तो उसके लिए पहले आप जेड निकालेंगे, दोनों का जेड निकालिए। इनका जेड निकालेंगे, x माइनस एम बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑब्वियसली 50 माइनस 5 डिवाइड बाय 50 माइनस 45 डिवाइड बाय 5, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 70 माइनस 80 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से हमारा जेड क्या निकल कर आया, हमारा जेड आया 1 सिग्मा, और यहाँ से हमारा जेड निकल कर आया -2 सिग्मा, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है? पहली बात तो प्लस में होता तो हम देखते भी, अब तो ये माइनस में है स्टेट, जो हमारे पास 2 सिग्मा आया है, तो ऑब्वियसली हमारा बड़ा कौन सा है 1, और 1 हमारा किससे आया है, साइकोलॉजी से। तो ऑब्वियसली बच्चे ने किस में ज़्यादा स्कोर किया है, साइकोलॉजी में ज़्यादा इंप्रूव किया है। एट व्हाट स्टेज एक पर्सन डेवलप करता है, स्टार्ट करता है अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को? ऑब्वियसली चाइल्डहुड में। उससे जब छोटा बच्चा होता है इन्फेंसी में वो नहीं करता, लेकिन चाइल्डहुड में आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोग देखते भी होंगे, बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करते हैं क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस पावर है वो उस टाइम बहुत ज़्यादा होती है चाइल्डहुड में। उसके बाद रिसर्चर फिर दोबारा से टी टेस्ट की अगर हम बात करें तो टी टेस्ट को कंपेरिजन वाला क्वेश्चन है ये स्टेट्स का। दोबारा लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बात की जा रही है टाइप 1 एरर की, टाइप 1 एरर जिसमें क्या होता है, राइट बट रिजेक्ट, अल्फा वाली सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 20 टाइम और 19 डिफरेंस बताया गया है, तो 20 माइनस 19 सिग्निफिकेंट दिया गया है, ध्यान से देखिएगा।
अब इसको सोल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों को, इसको हम क्या बना देंगे, 100 बना देंगे, और ये जितने पे 100 बनेगा उतना ही इसको साथ में इसको बढ़ाएंगे हम, इतना तो मैथ्स सबको पता होगा। तो इसको 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को यहाँ 100 बनाने के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा और यहाँ पर 95 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आया लेवल, ये लेवल हमारे सामने आ गया इजीली। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना, चाहे स्टेटमेंट आपके पास सामने कुछ भी हो, इसको 100 बनाओ सिग्निफिकेंट लेवल को, और जितने से उसको 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया गया है, सपोज करो आप 4 से मल्टीप्लाई करते ही 100 आ रहा है, 7 से कोई ऐसी आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसी फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं, तो उसको 100 बनाइए, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ अगर 50 होता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता, तो इधर भी 2 से कीजिए, तो सेम यहाँ जितना मल्टीपल हुआ है उतना ही मल्टीपल से यहाँ करके और उसको सोल्व कीजिए लेवल निकालने के लिए। तो यहाँ से हमारा आंसर इज दिस। ये हल, थॉर्नडाइक, टॉलमैन, स्किनर थ्योरी कर चुके हैं हम बहुत अच्छे से, इनको इजीली आप मैच कर सकते हैं कौन सी थ्योरी में कौन सा मिलता है। उसके बाद हम बात करें कि हियरिंग लॉस की, यहाँ बात की जा रही है लो में, पैशनेट में, ठीक है। तो हमारा जो होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये एक टेबल भी होती है, जैसे 26 और 40 dB के बीच में है तो मिल्ड बोला जाता है उसको, 41 to 55 dB के बीच में है तो मॉडरेट बोला जाता है, 56 से 70 dB है तो मॉडरेटली सेवर बोला जाता है, 71 से 90 dB इसे सेवर बोला जाता है, ठीक है। ग्रेटर देन तो 91 dB प्रोफाउंड हो जाता है, बिल्कुल बहरा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर बात की जाती है कि कौन सा ऐसा थिंकर है जो एकेडमिकली बहुत कुछ गेन किया है उन्होंने वेदांता फिलोसफी से। तो ऑब्वियसली वो हमारे कौन है, सर अरविंदो। ध्यान रखना, अरविंदो जो हैं उन्होंने बहुत कुछ वेदांता फिलोसफी से लिया है। अरविंदो की जो फिलोसफी की बात करें तो वो रूट वेदांता से ही आई है। और की फीचर क्या है वेदांता का, क्रिएशन ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स वाज द रिजल्ट ऑफ अ नॉन मटेरियल सुप्रीम कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, ठीक है, जिससे कि ये पूरा यूनिवर्स बनता है, यानी कि अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, जो एरिस्टोटल की बात की जाती है ना, एरिस्टोटल एजुकेशन में बहुत सारे लोअर लेवल पे कॉन्शियसनेस से लेकर हायर लेवल तक वो गए हैं, जिसे विजडम कहा जाता है, ठीक है। विजडम लास्ट में कहाँ तक पहुँचते हैं, एजुकेशन बिल्कुल लोअर लेवल से शुरू होती है और विजडम लेवल तक जाती है। किसने कहा है, हमारा एरिस्टोटल ने कहा है। वो बिलीव करते थे कि जो हमारी फिलोसफी है उसका पर्पस क्या है, स्कूल में एजुकेशन को इतना डेवलप करना, बच्चों की इतनी एक्सरसाइज कराना कि उनकी जो पोटेंशियल है रीजनिंग की वो निकल कर आ सके और एथिकल करेक्टर और स्किल्स नॉलेज बेस बना सके उनका। अ चाइल्ड इज ब्लैंक एट बर्थ, एक बच्चा है बिल्कुल ब्लैंक होता है जन्म के टाइम, और उसके बाद उसका बिहेवियर उसके एक्सपीरियंस बनाते हैं। ये किसने बोला है, ये जॉन लॉके ने बोला है। उन्होंने थ्योरी भी डेवलप की है नॉलेज से रिलेटेड, एसोसिएशन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस की, ठीक है, जो कि ब्लैंक शीट ऑफ पेपर को बताती है कि ब्लैंक शीट ऑफ पेपर की तरह एक बच्चा होता है जब वो पैदा होता है, ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है, करता है अपनी लाइफ में, और बहुत सारे एक्सपीरियंस के थ्रू वो उन चीज़ों को करता है। Differentiating factor between the layered and proportional sample selection method is, ये कौन सा सैम्पल मेथड होगा, ये कौन सा होगा जहाँ पर रैंडमली चीज़ों को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑप्शंस इज मोस्ट रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टिंग। अब चीज़ों को डायरेक्ट करना, अब चीज़ों को डायरेक्ट करने के लिए क्या क्या होगा कि जो डायरेक्शन है वो एक मैनेजमेंट का हार्ट होती है, लीडरशिप जो होती है उसमें मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन बहुत सारी डायरेक्शन से आता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। कॉन्टिन्यूस होता है तो ऑब्वियसली नॉन कॉन्टिन्यूस नहीं होता, जो इन्होंने थर्ड पॉइंट में दिया है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बस ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद पोस्ट बर्थ कॉज और प्रीनेटल कॉज और बर्थ कॉज, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर आइए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ये क्या होती है, प्रीनेटल कोज होती है, बर्थ से पहले का कोज होती है, ठीक है। एनॉक्सिया, एस्फिक्सिया, भाई क्या है ये,
क्या है, ये हमारे होते हैं बर्थ कोज, यानी कि जो डिजीज़ है ये एक तरह की प्रॉब्लम है जो कि बर्थ के टाइम, ड्यूरिंग द बर्थ के टाइम, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था पीछे, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, सप्लाई की कमी हो जाना, तो बर्थ के टाइम जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, मैचुरेशन, अनसेटिस्फैक्शन, फैक्ट्री मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी क्या होती है, यानी कि पोस्ट बर्थ कॉज। ठीक है, बर्थ के बाद के कॉजेज़ हैं ये। तो न्यूट्रिएंट भी बाद में ही तो होंगी, मैचुरेशन ये सब बाद में होंगी। अब फिर से हमारे सामने स्टैट का क्वेश्चन है। ये हमें फिर से क्या बताता है कि जो कॉरिलेशन होता है कोफिशिएंट में स्टैटिस्टिकल मेजर्स का, जो कैलकुलेट करता है स्ट्रेंथ रिलेशनशिप की दोनों रिलेटिव मूवमेंट के जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में, तो इसका आंसर ये है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस आर कंसिडर मोस्ट रिलेवेंट टू द प्री ऑपरेटिव स्टेज ऑफ टीचिंग। प्री ऑपरेटिव, प्री यानी कि पहले, तो पहले क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन देखिएगा आप, प्रेजेंटेशन, चीज़ों को प्रेजेंट करना, प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अभी प्री की बात हो रही है, ये ड्यूरिंग में आता है प्रेजेंटेशन, तो ड्यूरिंग की बात नहीं हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन डिडक्ट। तो यहाँ से देखिए सेकंड ऑप्शन को डिलीट करें अगर, तो यहाँ से हमारा ये डिलीट हो गया है। उसके बाद थर्ड देखिए, प्रिपेयरिंग अ गाइड फॉर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग, लेसन प्लानिंग। अब देखिए लेसन प्लानिंग भी हम पहले ही करते हैं, गाइड भी इम्प्रूव करने के लिए टीचिंग की पहले ही की जाती है। अब क्वेश्चंस आस्क करने के बाद वो टीचर जब प्लान कर रहा है उस टाइम क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है बच्चों से, तो यानी कि 5 नहीं है और सेकंड नहीं है, तो यहाँ से हमारा क्या बनता है 3, 4, और यहाँ पर ऑप्शन गिवन नहीं है, बट अगर पेपर में आ जाए इंस्ट्रक्शन तो वो भी होगा, बट यहाँ पर 1 के साथ 2 बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन डिडक्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ 1 तो था बट 2 नहीं है। तो 3, 4 और 2, सॉरी 1 इंस्ट्रक्शन वाला, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ये बिल्कुल आएगा अगर ऑप्शन में गिवन है तो, बाकी उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो नहीं है, तो हमारा आएगा 3 और 4। अब पेवलोव की बात की जाए तो आप सबको पता है जो हमने कंडीशनिंग की थी यूएस, ठीक है, कि जो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस था, फिर कंडीशनिंग स्टिमुलस जो है, तो ये हमने चाय के साथ, मम्मी की चाय के साथ डिस्कस किया था, तो ये तो आपको बहुत क्लियर होगा अच्छे से। फिर उसके बाद बात होती है डायमेंशंस की, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की बात की जाती है, इसमें हमारे 3 ऑप्शंस थे, यानी कि उसके पहले हमारे 120 होते थे, फिर 150 होते थे, फिर 180 होते थे, कि जो प्रोडक्ट है, ऑपरेशन है और जो कंटेंट है वो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि गिलफर्ड ने दिया है हमें। भाई अब इस स्टेट के क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है हमें कि अगर 48, ठीक है, पैरेलल टेस्ट क्या दिया गया है, 2 पैरेलल टेस्ट हैं 48 के, तो दोनों ही टेस्ट क्या होंगे, कंबाइन अगर कर दिए जाएं तो वैल्यू होगी जो रिलायबिलिटी की कोफिशिएंट ऑफ द कंबाइंड वैल्यूज, तो उनकी क्या होगी कंबाइंड टेस्ट की 0.96। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट की। तो यहाँ से देखा जाए, देखो फर्स्ट में बात किया है कि जो ईटी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, द टाइम ऑफ द टेक्निक, टेक्निक है टाइम की, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम यूज़ ऑफ हार्डवेयर, पहली बात मैक्सिमम यूज़ ऑफ हार्डवेयर, क्या अब आप जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करते हैं तो आपका क्या होगा, मैक्सिमम यूज़ हार्डवेयर, आपका फोकस ये है क्या, सिर्फ ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये कहती है कि हार्डवेयर्स को ज़्यादा यूज़ करो, नहीं। तो 1 और 2 ऑप्शन को डिडक्ट कर दीजिए, जहाँ भी आपको 1 दिखे या 2 दिखे, तो आंसर आपके सामने है। In which of the following countries the concept of commercialization of education सबसे पहले कहाँ आया था, यूके में आया था, या इंडिया में आया था, या ऑस्ट्रेलिया में आया था, या यूनाइटेड स्टेट में आया था? तो सबसे पहले कहाँ आया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आया था ये कंसेप्ट। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस डाइट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, फॉर इंक्लूजन के लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं प्राइमरी स्कूल के करिकुलम में, ठीक है, इनवाइट्स प्रपोजल फ्रॉम विच बीआरसी और सीआरसी, दिस अप्रोच विल बी कॉल्ड, इस अप्रोच को क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न पे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न पे ही तो दिया था डाइट की, वो उनको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे। चिल्ड्रन स्कूल एजुकेशन, ये सब
आर देमसेल्फ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये सब क्या हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं हमारी सोसाइटी से, कल्चर से, इनके फोर्सेस से। तो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल जो हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा है यहाँ से अगर हम उठाएं, तो यहाँ से क्या होगा, जो मिक्स है, इक्लेक्टिक। भाई इक्लेक्टिक की जब भी बात आए, जहाँ पर क्या है, मिक्स की बात होती है इक्लेक्टिक की। कौन सा कंसेप्ट है जो कर्ट लेविन जवन डैश ने दिया है, जो कंबाइन करता है नॉन स्टैटिस्टिक जो फैक्ट्स हैं उनको अपने अराउंड, चारों तरफ, वो क्या कर देता है भाई, ऐसे फैक्ट जो चारों तरफ की बात करते हैं, सराउंडिंग चारों तरफ की, तो वो कौन से होते हैं, ऑब्वियसली एक्सटर्नल होते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर से हियरिंग वाला क्वेश्चन आ गया है, अगर आपका इनर ईयर फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो आप किस चीज़ से इम्पेयर्ड हैं, मिक्स्ड हियरिंग लॉस है या कन्विक्शन है या सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस है। तो यहाँ से आप कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जब हम बात करें इंटरप्शन की, एंट्री साउंड को जब कान में एंट्री मिलती है, जब इंटरप्शन की बात करें, मिडल ईयर में जब प्रॉब्लम आती है, तो वो किससे रिलेटेड है। अब सपोज कीजिए आपको नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पढ़िए। इनर ईयर डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, इनर ईयर जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली। अब ये जो हमारी है वो किससे रिलेटेड है, हमारी सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस से रिलेटेड होती है। इनर ईयर की जब बात हो, इनर ईयर फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो वो सेंसरी नर्व होती है हमारी हियरिंग लॉस। और जब ब्रेन तक हम इनकैपेबल हैं सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए, देखो ब्रेन हमारे क्या होता है, सेंटर होता है बॉडी का, उसी से कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होती है, सिग्नल्स पहुंचते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने हैंड्स की मूवमेंट करते हैं, लेग्स की मूवमेंट करते हैं, स्पाइनल की मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल है, ध्यान रखना, अगर जब ब्रेन तक सिग्नल्स की बात की जाए प्रॉब्लम में तो वो होता है सेंट्रल। अब यहाँ से उठाएं सी, अब ये देखिएगा सी का जो है 2, सी का 2 कहाँ है, तो ये इसी ऑप्शन से निकल गया। या फिर आप यहाँ से देख सकते थे बी का 1। अब एथनोग्राफिक की बात होती है तो हमेशा किसकी बात होती है, कल्चरल और कंस्ट्रक्टिव की। सिंपल बात है, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, आइडियाज़ को, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो कम्युनिकेशन 2 वे होता है, ठीक है, 1 वे नहीं होता, 0 लेवल नहीं होता, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन आपने कहीं पढ़ा है टाइप इसका, या कोई सिचुएशन ऐसी हैपन होती हो तो ऑब्वियसली बाई डायरेक्शनल, जहाँ से 2 डायरेक्शन की बात की जाती है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन जब बाई की बात होती है। देखिए फिलोसफी और एजुकेशन की बात हो रही है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो यहाँ से ऑप्शन देखिएगा बी, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हैं, गोल हैं एजुकेशन के, वो डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द कंसेप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द मैन के नेचर के थ्रू। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है हमारा लर्निंग इंडिकेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड कंसंट्रेशन, ठीक है, तो यहाँ से आप डिडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा, एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रेदर देन प्रिपरेशन फॉर लाइफ, ठीक है, वो एक लाइफ का ही पार्ट है रेदर देन कि उसके लिए हम प्रिपेयर करें, वो एक लाइफ है। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को निकाल सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम सबके सामने, यहाँ से ध्यान से देखना। हाई वर्क लो रिलेशनशिप, पहले तो मैं आपको बता दूँ इसका आंसर हमारा क्या है, सी है। कैसे है अब ये देखना ध्यान से, हाई वर्क काम तो अच्छा करते हैं बट रिलेशनशिप लो हैं, तो वो किसके होंगे, पार्टिसिपेटरी, क्योंकि उसको पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि काम तो वो ऑब्वियसली अच्छा कर रहे हैं लेकिन रिलेशनशिप क्या है, लो हैं, तो उसके लिए उनको उनके साथ पार्टिसिपेट करना होगा। अब हाई वर्क और रिलेशनशिप भी हाई है, ठीक है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, अथॉरिटी सिर्फ क्या करेगी, काम बताएगी, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, वेट अ मिनट भाई, रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल है ये, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उनको, ए का 1, तो ए का यहाँ से हमारा जाएगा 2, पार्टिसिपेटरी नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई, हाई वर्क, क्योंकि काम ज़्यादा है और रिलेशनशिप लो है, तो यहाँ से क्या होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि पार्टिसिपेटरी स्टाइल यूज़ होगा।
अब जो हमारा हाई वर्क है और हाई रिलेशनशिप है वो अथॉरिटेटिव, सिर्फ उसको क्या करना है, अथॉरिटी, उसको सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करनी, क्योंकि वो काम में भी अच्छा है, उसके जो है रिलेशन भी हाई हैं। उसके बाद हमारा सी पार्ट आता है लो वर्क, वर्क लो है, रिलेशनशिप हाई है, यानी कि सिचुएशन में क्या है, डिसिप्लिनरी स्टाइल को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा डी क्या कहता है कि काम भी कम है और रिलेशन भी कम है, जो सबसे डेंजरस होता है। इसके लिए क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे उसको, ठीक है, स्ट्रिक्ट होकर उससे काम कराना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी बात हो रही है टीचर्स की लिस्ट की। रिसेंट जो बुक्स होती हैं वेरियस लाइब्रेरीज़ में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, तो किस में कंपोजिशन जो टिप्स होते हैं आर सपोर्टेड बाय द रिसर्च एविडेंस, रिसर्च के एविडेंस के लिए किसको यूज़ किया जाए फॉर द प्रैक्टिस, टीचिंग प्रैक्टिस को मॉडिफाई, उनकी मॉडिफिकेशन के लिए। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, रेशो, जिसमें ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड, इंस्ट्रक्शन जो मेथड होंगे रेशोज़ में। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सबसे इजी पॉइंट को पकड़िए लिस्ट 2 में, सब्सिक्वेंट सर्विस, लोकेशन सर्विस, जॉब एनालिसिस, वर्क सेटिस्फेक्शन, कंसल्टिंग। हम सेटिस्फाई कब होते हैं, जब हम खुश होते हैं। तो वर्क सेटिस्फेक्शन के अगर ऑप्शन को देखें तो डायरेक्टली आप देखिए सी ऑप्शन पढ़िए, अ पर्सनस लाइकिंग फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, किसी वर्क के लिए वो खुश है, उसे वो वर्क पसंद है, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन हिज और हर गेस्चर्स, उसके गेस्चर्स से ही रिफ्लेक्ट होता है जब वो उस काम को करता है खुश होकर। तो ऑब्वियसली यहाँ से सी को पकड़िएगा, ठीक है। सी हमारा क्या है, वर्क सेटिस्फेक्शन फोर्थ, यानी कि फोर्थ वाले अगर हम ऑप्शंस को देखें सी के साथ 4 है, यानी कि हमारा बी और डी ऑप्शन डिडक्ट हो गया। अब देखिए अगले को, aim to support the student while making decisions regarding academic and professional field। अब प्रोफेशनल फील्ड में और एकेडमिक में डिसीजन लेना है बच्चों को, तो क्या करेंगे, वो किसी से कंसल्ट करेंगे। एडमिशन से पहले करते नहीं है, कहाँ पर एडमिशन लें, डिसीजन लेने से पहले किसी से हम कंसल्ट करते हैं। तो अब डी का है 5, अब डी 5 ढूंढिए कहाँ है, हमारे 2 ऑप्शन बचे थे, तो ए में तो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बच गया डायरेक्टली सी। अब 36 क्वेश्चन, ये सॉरी 60th क्वेश्चन फिर से दोबारा से स्टेट्स का है हमारा। यहाँ पर 36 और 54 दो दे रखे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, जेड 2 टाइम निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार हम निकालेंगे 36 माइनस 45 डिवाइड बाय 9, ठीक है, -9/9 हमारे पास आ गया 1 सिग्मा माइनस में। दूसरा जेड हम निकालेंगे किसको लेते हुए, 54 को लेते हुए, 54 माइनस 45 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 9/9 प्लस का 1। अब ध्यान से समझिएगा, आउटसाइड कह रखा है इन्होंने, क्या कहा है, आउटसाइड। यहाँ माइनस वाला है और यहाँ प्लस वाला है, इसका आउटसाइड कह रखा है। अब इसकी वैल्यू आप सबको पता है 34.14 होती है, इसकी भी और यहाँ से इसकी भी, एक तरफ की याद कर लीजिए, बस ये ध्यान रखना है इधर माइनस वाले उधर प्लस वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और बचा हुआ ये टोटल कितना होता है, ऑब्वियसली हमारा टोटल 100 होता है, तो 100 में से माइनस कर देंगे, या तो इन दोनों को माइनस कर दो या दोनों को ऐड करके, ठीक है। 34.14 तो 68.28 समथिंग आएगा, 68.28 समथिंग को अगर हम 100 से माइनस करेंगे तो 31 कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अगर हमें डायरेक्टली ही पूछ रखा है, परसेंटेज ही पूछ रखी है, तो हमारे सामने आ चुकी है, पर फिर भी हो सकता है आपसे नंबर पूछ ले। आर यू गेटिंग मी, आपसे अगर डायरेक्टली पूछ रखा है तो आपके सामने आंसर आ चुका है, बट हो सकता है नंबर पूछ ले, तो क्या करेंगे आप, बचे हुए का 31.72 जैसे आपके पास बच गया है, तो उसको 360 जो गिवन यहाँ स्टूडेंट्स है हमारे, मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 114। उसके बाद है 61th क्वेश्चन। 61st क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे जो सोशलाइजेशन है उसके बारे में बात करता है, और यहाँ से डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्कूल में वो हमें कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली सोशलाइजेशन में, एक बच्चे की सोशलाइजेशन में, क्योंकि लोकेशन फैमिली की मैटर नहीं करती, कम्युनिटी की एसोसिएशन मैटर नहीं करती, लिटरेसी नहीं करती, तो स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्कूल में वो सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करते हैं। उसके बाद
इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन की बात करते हैं, तो कोड सेलेक्ट करने हैं आपको। तो आप यहाँ देखिए डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, सर्विस टू नीडी पीपल, ये हमारी इक्वालिटी में बात नहीं करता, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करता। तो नंबर 2 ऑप्शन को भी अगर आप डिडक्ट करेंगे तो 2 देखिए सी में भी है, बी में भी है, डी में भी है, तीनों में से डिडक्ट कीजिए और ए हमारा आंसर हमारे सामने। अब ये फिर से स्टेट का क्वेश्चन आ गया है 18 में, आई थिंक स्टेट्स ही भर रखा है सारा। यहाँ से आप डायरेक्टली पॉइंट पकड़िए, कोई भी एक सबसे इजी उठा लीजिए। जैसे आपको अगर पता है, जैसे सपोज कीजिए 2 और 2 से ज़्यादा कैटेगरी हमारी किस में होती हैं, ऑब्वियसली हमारी स्पीयर्समैन में होती है, डिफरेंस कोफिशिएंट होता है जो। तो यहाँ से ऑप्शन पकड़िए ई यानी कि 4 ढूंढिए, हमारा E4 ये रहा, एक में है, ऑप्शन ही निकल गया डायरेक्टली। वैसे इनको लिख लीजिए सामने और इनको याद कीजिए। सिक्सटी 63 और 64 क्वेश्चन पे सर्कल कीजिए, बहुत अच्छे से इनको दोबारा से रिवाइज करना है। 64 क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एसिमिलेट कर सकते हैं फैक्ट्स को, कंसेप्ट को, स्किल्स को। और जो पेनल्टीज़ हैं वो क्या बताती हैं कि जो सिग्नल प्रेजेंट हो, रिस्पॉन्स ब्लॉक कर दिया जाए और नेगेटिव रिफ्लेक्शन हो। और डिफरेंशिएटेड वर्ब क्या बताती हैं, वो बताती हैं कि एक एसोसिएशन किस तरह से होती है सिग्नल्स के साथ, रिस्पॉन्स जो होता है ब्लॉकिंग का उसको पॉजिटिव रिफ्लेक्शन में बदलने के लिए। एक्टिव अवॉइडेंस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो रिफ्लेक्ट करती है सिग्नल तो प्रेजेंस होता है, और उसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो जनरलाइजेशन होती है, उसकी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाई जब हम मोबिलिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मोबिलिटी में क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, लर्निंग होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र की बात की जाती है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शनल लिंकेज होना, बिहेवियर के बीच में सब्सिस्टेंस की बात करना, ठीक है, फ्री फ्रॉम प्री कंडीशनिंग, ऐसी कोई बात नहीं होती सोशल मोबिलिटी। क्योंकि क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है, यानी कि जो पीपल हो या कोई इंडिविजुअल भी हो, उसकी जो सोशल पोजीशन होती है उससे वो मूव करता है और किसी अदर पोजीशन पे और स्टेटस पे पहुंचता है, दैट इज नॉन एज सोशल मोबिलिटी। Mark the statement that reflect the characteristics of behavior associated with the state of internal control. Choose the correct answer from the given code. यहाँ क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इंटरनल की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आई गॉट दिस जॉब बिकॉज ऑफ माई एबिलिटी, मेरी एबिलिटीज़, योग्यता तो दिखती हैं, योग्यता जो होती है आपकी, जो एबिलिटी है वो दिखती है। इंटरनल की बात हो रहे हैं कि मैं खुद कहूँ अपने आप को कि मैं मेरी डेस्टिनी की क्रिएटर हूँ, मेरी लाइफ में जितनी भी मतलब कि इवेंट्स हुए हैं वो इन्फ्लुएंस है डिवाइन पावर से। डिवाइन पावर दिखती थोड़ी है, ठीक है, तो इंटरनली कंट्रोल से हो, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से दूर हो। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम, थॉर्नडाइक इज क्लोजर टू स्किनर्स एक्टिव कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल। तो ये क्या बात करते हैं, रूल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, जो बहुत इनके दोनों के क्लोज होता है। अब यहाँ टाइप्स दिए गए हैं रिसर्च के, बेसिक रिसर्च क्या है, प्रैक्टिकल रिसर्च क्या है, इवैल्यूएशन रिसर्च क्या है, प्योर एक्सपेरिमेंटल क्या है। अब यहाँ से की पॉइंट पकड़िएगा, प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं हम, प्योर एक्सपेरिमेंटल। अब फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, एक्सप्लोर करना, तो एक्सपेरिमेंट तो नहीं है। असेसिंग द मेरिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस, ये हो सकता है। अगला पढ़ते हैं, रिलेटिंग टू थ्योरी, रेंडरिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ये भी नहीं हो सकता। अब मैनिपुलेशन और मेजरिंग, ये क्या हो गया, ये तो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होता है। प्योर एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है, ठीक है, यहाँ से ऑप्शन लग रहा है हमें सेकंड, अभी कंफर्म मत कीजिए, नेक्स्ट चलिए, बेसिक रिसर्च।
वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो ट्रू एक्सपेरिमेंट होता है वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन होता है जो यूज़ किया जाता है एस्टेब्लिश करने के लिए कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। जो फंडामेंटल रिसर्च होता है वो रिसर्च होता है जनरली जो कंडक्ट किया जाता है कुछ नई थ्योरीज़ को डेवलप करने के लिए, और एक्शन रिसर्च होता है वो प्रैक्टिकल रिसर्च, ठीक है, के बीच में जो डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस जो अपने खुद में और जो एकेडमिक रिसर्च होते हैं उसके डिफरेंस को बताता है। इवैल्यूएशन रिसर्च क्या करता है, रिसर्च पर्पस को रेफर करता है। तो रिसर्च का पर्पस यानी कि जो नॉन रैंडम जो एक्शंस होते हैं जो टेस्ट किया जाता है, तो ऑब्वियसली वो किस में किया जाता है, इवैल्यूएशन में। तो यहाँ से देखिए डी का 4 मैनिपुलेशन करना। ऑप्शंस अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, मैच कर लेना बस ध्यान से, 4th है 5th है जो भी है। तो बेसिक रिसर्च में आ जाएगा ये, और यहाँ से ये आ जाएगा इवैल्यूएशन में। माइक्रो टीचिंग क्या है, सिमुलेशन क्या है, इंटरेक्शन एनालिसिस क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है। इनमें से सबसे इजी ये देखिए आप, कोर टीचिंग स्किल सिखाई जाती है। जब टीचर कोर होती है और उसको टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती है, उसकी कॉम्पिटेंसीज दी जाती है, तो किसके थ्रू की जाती है, माइक्रो टीचिंग के थ्रू। स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप की बात की जाती है। देखिए इंटरेक्शन है, एक्शन रिसर्च एक टीचर यूज़ करती है स्कूल में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, इंस्टेंट इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ए का जो है जहाँ पर 1 हो और डी का सेकंड, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से मिल गया। हु यूज द टर्म मैनेजमेंट बाय पर्पस, यानी कि MBO, MBO को किसने यूज किया है। तो जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स हैं MBO, इसे मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी कहा जाता है, जो सबसे पहले पॉपुलर हुआ था पीटर ड्रुकर के थ्रू। उसकी बुक में 1954 में जो पीटर ड्रुकर थे उनकी एक बुक आई थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग मी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक प्रोसेस है जो डिफाइन करता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को कन्वे करेगी, डिसीजंस को किस तरह से अचीव करेगी, ऑब्जेक्टिव्स को सीक्वेंस में, उसका एक प्रोसेस है ये, ठीक है। पीटर ड्रकर की बुक में आया था, 1954 में आया था, उसकी बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है, वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो लर्निंग प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है, डिलीवर करता है। लर्निंग प्रोडक्ट्स को लाइक ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स, वीडियो ट्यूटोरियल, लर्निंग स्टिमुलस, इन सब को यूज़ करते हुए। उसके बाद है यहाँ बात की जा रही है एनसेफेलोपैथी की, जिसका मतलब होता है किसी तरह का डैमेज या डिजीज़ जो अफेक्ट करती है हमारे ब्रेन पर। और ये कब होती है, जब कोई चेंज हुआ हो या वे ऑफ योर ब्रेन जो वर्क्स है उसका वो चेंज हुआ हो, और किसी बॉडी में कोई चेंज आया हो जिसका इफ़ेक्ट हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा पड़ गया हो, ठीक है। इन चेंजेस की वजह से जो मेंटल स्टेट है वो हिल जाती है, ठीक है, और कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लग जाता है। जो एक्ट करते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं यूजुअली जो काम करते हैं। तो जो ये क्या है, एक तरह का ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जो बहुत सारे कॉजेज़ लेकर आता है अपने साथ। नेक्स्ट है रियलिज्म फिलोसफी की यहाँ बात की जा रही है। तो यहाँ फिलोसफी, रिलीजन, गॉड, एपिस्टेमोलॉजी, इनकी बात की जाती है हमारे किसमें, अगर करिकुलम में बात करें रियलिज्म के। एनोवा जो है, एनोवा क्या है, टेस्ट है जो कि कब लगाया जाता है, एक एफ टेस्ट है जो कि 2 से 3 से ज़्यादा, जब हम टी टेस्ट और जेड टेस्ट नहीं लगा पाते हैं तब हम एफ टेस्ट को लगाते हैं, तो ज़्यादा वेरिएबल्स की बात करते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करता है फिगर आउट करने में कि आपको ज़रूरत है कि आप रिजेक्ट करें नल हाइपोथेसिस को या एक्सेप्ट करें अपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो ये बहुत क्लोज रिलेशन है, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किस तरह से करना है देखिए मैं आपको बता दूँ ज़रा। इसको यहाँ 3 से डिवाइड कीजिएगा, इसको यहाँ 36 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ नियर अबाउट आएगा आपका 208.3 समथिंग।
एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा, जब आप 2128 को 36 से डिवाइड करेंगे नियर अबाउट 59.1, फिर इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे यानी कि 208.3 को एंड 59.1 को, देखिए ये कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको तब सॉल्व करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 3.52। है तो बहुत इजी। जो हमारा डीएफ होता है, ठीक है, जो डिफरेंस है सोर्स ऑफ वेरिएंस का, जो मिडल ग्रुप होता है और जो इनसाइड ग्रुप है, इन दोनों का क्या करना है, जो एडिशनल स्क्वायर दिए गए हैं उनके साथ डिवाइड करते हुए इसको इससे डिवाइड करके निकाल लिया, इसको इससे, और दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, हमारी अप्रोक्सीमेट रेशो आ जाएगी एफ की। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल एक टीचर कब यूज़ करेगी, जब टीचर और स्टूडेंट क्या होंगे, कम्पिटेंट होंगे और कमिटेड होंगे। उसके बाद 76 क्वेश्चन आपका फिर से जो है स्टैट्स कहा गया है, स्टैटिस्टिक इतना घुसा रखा है 2018 में, तो यहाँ से आप मीन मीडियन मॉड्स के थ्रू अगर इसको निकालेंगे सबसे इजी है। जब हम इसको 5 डायरेक्टली हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस का जब आ जाता है तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 43, ठीक है, माइनस हमारा क्या है, हर स्कोर का 515 रिड्यूस किया गया है 5 से, तो 5 से रिड्यूस किया, ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 8 से, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा 38 यहाँ से, और 8 हमारा डेविएशन है, ठीक है। ये बहुत ईजी है भाई, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना कि सबसे मेन रिलेशनशिप अगर देखें तो बहुत सारे बच्चे ये भी समझ सकते हैं। देखिए कि स्कूल एज लेबोरेटरी तो नहीं होगा बिल्कुल भी, स्कूल एज सब सिस्टम सोच सकते हैं या सोच सकते हैं टीचर्स पेरेंट्स की तरह काम करें, तो बट इसका आंसर क्या है, वर्ल्ड एज आ फैमिली। इसका आंसर क्या है, होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम ये फेस दिया गया है जो डिस्क्राइब करता है एक्यूरेटली रिलेशनशिप को एजुकेशन और होम, कि एजुकेशन और होम में क्या रिलेशन है, कि वसुदेव कुटुंबकम जिसका मतलब है द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, पूरा वर्ल्ड ही क्या है, एक फैमिली है, सिंगल फैमिली है। होमोजीनियस टेस्ट हैव लो रिलायबिलिटी, होमोजीनियस टेस्ट उसकी रिलायबिलिटी लो होती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हेट्रोजीनियस जब होता है तो हमें अलग अलग तरीके से जो सैम्पल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और कन्फर्मेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसकी रिलायबिलिटी लो होती है। स्प्रेड ऑफ टेस्ट स्कोर हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी, देखिए ये बिल्कुल रोंग है कि स्प्रेड ऑफ टेस्ट स्कोर हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट, वो रिलायबिलिटी पे एडवर्स इफेक्ट क्यों डालेंगे, वो तो पॉजिटिव डाल सकते हैं। और तो जो इसका आंसर होगा, तो ए तो हमारा करेक्ट है बट आर जो है वो फॉल्स बता रहा है यहाँ पर। मैनेजमेंट आर कंसर्न, एजुकेशनल जो मैनेजमेंट है वो कंसेप्चुअल स्किल मोस्ट नीडेड, कौन सी सबसे ज़्यादा नीडेड होती है, अगर आप ध्यान से इसको रीड आउट करेंगे, देखिए एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल सच एज एजुकेशन डायरेक्टर लेवल, at the level of school teacher, at the level of school principal, at the school supervisor level, सुपरवाइज़र लेवल पर ही तो मैनेजमेंट क्या है, कंसेप्चुअल स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस समय उसको क्या करना है, मैनेजमेंट को, एजुकेशन मैनेजमेंट को, स्कूल को सुपरवाइज करना है। जब वो लेवल चेक कर रही है या टॉप लेवल पर बैठकर डायरेक्ट कर रही है, ठीक है, या प्रिंसिपल के लेवल पर बात कर रही है, यहाँ लेवल नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं, डी पार्ट, यानी कि स्कूल को सुपरवाइज कर रहे हैं, सुपरवाइजर लेवल पर जब बात कर रहे हैं तो एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है उसको कंसेप्चुअल स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। रिलायबिलिटी टेस्ट डिस्क्राइब करता है एवरेज ऑफ द कॉरिलेशन ऑब्टेन्ड ऑन द बाइसेक्टेड बेसिस, तो इसका आंसर हमारा क्या है, ए कुडर एंड राइकर्डसन फार्मूला 20 जो टेस्ट चेक किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। एन इन्वेस्टिगेटर, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेटर मेक द फर्स्ट टाइप टेस्ट, अब टाइप 1 टेस्ट की बात हो रही है, टाइप 1 की, तो यहाँ पर क्या है, आर 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 की बात होती है, राइट और रिजेक्ट, यानी कि रिजेक्ट ढूंढो, ये रहा, बट यहाँ तो दूसरा क्या है, फॉल्स है, राइट होना चाहिए, तो रिजेक्ट और ट्रू, यानी कि राइट भी है और रिजेक्ट भी है, सी ऑप्शन। और टाइप 2 में क्या होता है, एफ ए, फॉल्स बट एक्सेप्ट, एफ ए एग्ज़ाम आ जाते हैं आप लोगों के। अगेन
स्टेट्स चलो करते हैं। मार्क्स कितने हैं 72, मीन कितना है 54, माइनस किया, नीचे रखते हैं हमेशा, स्टैंडर्ड डेविएशन 9 रख दिया, हमारे सामने आ गया 18/9, यानी कि हमारे पास आ गया 2 सिग्मा, जो कि पॉजिटिव आया है हमारे पास। अब हमारे 50 इधर होती है, हमारी वैल्यू 50 इधर होती है, सिग्मा 2 प्लस आया है, तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, ये वाली वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो नियर अबाउट अगर अप्रोक्स भी करेंगे तो नियर अबाउट 34 और 14 ऐड करेंगे, 13 पॉइंट कुछ है, तो उसको पूरा 14 मान लिया, नियर अबाउट 48। तो हम 50 में 48 करेंगे तो हमारा आंसर 99 और 98। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको इजीली कर सकते हैं, घबराए ना स्टैटिस्टिक्स से। कौन सा जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल थ्योरी है जो सपोर्ट करती है कि द ओनली टाइप आई एडजस्टमेंट दैट एजुकेशन शुड कैरी फॉरवर्ड इज एडजस्टमेंट विद ट्रूथ, एंड जो ट्रू वैल्यू या ट्रुथ के साथ विच आर यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग, जो कि अनचेंजिंग होती है। तो ऐसी सिर्फ क्या हो सकती है, प्रोग्रेसिविज्म, जो प्रोग्रेस चलता रहे। Form and nature of educational administration of which of the following countries is both centralized और decentralized? ऐसा कहाँ है जो centralized भी है और decentralized भी है? तो ऐसा सिर्फ इंडिया में है। ऐसी यूनिक बातें कहाँ हो सकती हैं, इंडिया में। Which of the following measures is used to describe the difference of unit from controlled measurements such as mean? Such as mean की बात की जा रही है, तो ये क्या होगा हमारा, जो क्वार्टर डेविएशन की बात की जा रही है। देखिए मीन की बात नहीं हो रही, स्टैंडर्ड की नहीं हो रही, एक्सपेंड की नहीं हो रही, तो क्वार्टर डेविएशन की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोडक्ट होता है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन जो अपर और लोअर क्वार्टाइल्स के बीच का डिफरेंस होता है। मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन एज क्वार्टाइल डेविएशन, जैसे Q3 - Q1 डिवाइड बाय 2। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट एक्चुअली एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब किया गया था? ऑन अप्रैल 1, 2010 में। अब मेड फ्रॉम द फूड वी ईट, अब आपको सामने दिया गया है जैसे प्राणायाम कोशा, साइंटिफिक सेल, आनंद माया, ठीक है। तो इनको अब आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को रिलेट करना है। अब देखिए ए, मेड फ्रॉम द फूड वी ईट, यहीं से देख लो फूड की बात हो रही है तो अन्न की बात हो रही है, अनाज की बात हो रही है, या किस चीज़ की बात हो रही है, या मनोमाया की बात हो रही है, या प्रणमाया की बात हो रही है, ठीक है, या साइंटिफिक सेल की बात हो रही है, या पर्सनल सेल्फ की, अपने बारे में बात हो रही है। तो हम वैसे भी कितनी बार बोलते हैं कि अनाज की जो है इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अन्न माया कोशा इज मेड फ्रॉम द फूड, जो हम खाते हैं। प्रण माया कोशा जो कि कंपोज किया जाता है प्राणा से, लाइफ सोर्स से। फिर मनोमाया कोशा की बात होती है जो कंपोज किया जाता है माइंड इज कॉन्शियसनेस, ठीक है, इट इज़ द अवॉइड ऑफ द डिज़ायर्स। फिर विजयन माया कोसा अगर बात की जाए तो रिलेटेड होता है, बहुत अननोन पार्ट होते हैं जो यूनिवर्स के उनके साथ, जो कि लिंक बनाता है हमारी जो कॉन्शियस माइंड है और एक इंडिविजुअल माइंड है और यूनिवर्स के माइंड के बीच में। आनंद माया कोशा क्या होता है, एक सोल, आनंद आ गया भाई, आनंद मैंने पहले भी पढ़ाया था लास्ट क्लास में या उससे लास्ट में। आनंद की बात जहाँ आए वो हमारा लास्ट होता है, जो सोल से रिलेटेड होता है, निर्वाणा से रिलेटेड होता है, बॉडी ऑफ द पर्सन से रिलेटेड होता है, ठीक है। Teacher trainee should be taught a curriculum to enable them to understand how children grow and learn, किस तरह से चाइल्ड ग्रो करे और लर्न करे। तो दिस इज़ द करिकुलम, ये किस तरह का करिकुलम है? एजुकेशनल फिलोसफी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी। आप खुद सोचिए, सोचिए पॉज करके। ये एक फिलोसफी है क्योंकि उनको क्या है, लाइफ के बारे में बता रहे हैं, अब ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है।
और करिकुलम को समझना है कि बच्चों को किस तरह से ग्रो कराना है। यहाँ सब्जेक्ट मैटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बच्चे को समझने की बात नहीं हो रही है, उसको ग्रो ग्रो किस तरह से कराना है उसकी बात हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, ये सोशोलॉजी के थ्रू नहीं हो सकता, ये हमारी किससे होगा, एजुकेशनल फिलॉसफी के थ्रू। If a teacher mentions only similarities, dissimilarities between proper and the caste norm in a language class, at what level will his teaching be? तो उसकी जो टीचिंग है वो किस लेवल पे है? तो ऑब्वियसली वो डिस्कशन कर रहे हैं, मेमोरी लेवल पे तो नहीं हो सकता ये सब सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। तो यानी कि वो डिस्कशन चल रहा है। अब जॉब एनालिसिस की बात हो रही है। यहाँ से सीक्वेंस आप सबको बता दिया था मैंने, जॉब एनालिसिस कैसे होता है, सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंटी, जॉब एनालिसिस के करेक्टरिस्टिक्स, कॉन्टेक्स्ट हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि क्या होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ही क्या होता है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और मैनेज वंस ऑन इमोशंस, अपने खुद के इमोशंस को मैनेज करना, आइडेंटिफाई करना, और दूसरों के इमोशंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करना। मीन्स कंट्रोल नहीं बट एडजस्टमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, जनरली कहती है कि इंक्लूड करती है 3 स्किल्स को। इमोशनल अवेयरनेस को, जो कि एबिलिटी होती है अप्लाई करने की टास्क में, थिंकिंग में, किस तरह से सोचते हैं। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग की, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। उसके बाद यानी लास्ट हमारी होती है कि हेल्पिंग अदर्स, किस तरह से दूसरों की हेल्प करें रेगुलेट करने में चीज़ों को और इमोशंस को। अब वैलिडिटी क्या बताती है हमें, भाई वैलिडिटी की बात होती है। वैलिडिटी हमें क्या बताती है, एक्चुअल मेजरमेंट बताती है, एक्चुअल चीज़ें बताती है, एक्चुअल डिग्रीज बताती है कि क्या वैलिड है। जैसे कंटेंट वैलिडिटी हमें बताती है कि टेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट अच्छे से कर रहा है ऑल एस्पेक्ट्स को या नहीं। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी बताती है कि जो इन्वॉल्वमेंट है टेस्ट की किसी कंस्ट्रक्शन में, ग्रुप में, सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो करेक्ट है या नहीं, उसको कंपेयर करके देखते हैं उसके रिजल्ट को। कंक्रीट वैलिडिटी हमें बताती है कि किस तरह से एक नए टेस्ट को कंपेयर करें एक वेल एस्टेब्लिश्ड टेस्ट के साथ, जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है, वो कंक्रीट वैलिडिटी में आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम वैलिडिटीज़ के टाइप्स को करते हैं। इस्लामिक फिलोसफी की बात होती है। जब भी मोहम्मद की बात हो, एम की बात हो, किसके कौन से एम की, यानी इक्वालिटी और एक्सीलेंस की बात हो, इंडियन सोशल फिलोसफी में, सिस्टम में, ठीक है। और इस्लामिक फ़िलोसफी है जो कि फ़िलोसफी को प्रोड्यूस करती है, इस्लामिक सोसाइटी को, और अटेम्प्ट करती है एक हारमनी बिटवीन द फिलोसफी यानी जो रीज़न है, और रिलीजन टीचिंग ऑफ इस्लाम यानी कि जो फेथ है उन दोनों के बीच में। उसके बाद फिर से स्टेट आ गया है भाई, वैल्यू ऑफ टी स्कोर रिलेटेड टू द टू, जेड स्कोर वुड बी 70 माइनस जेड। तो स्कोर आर जो कन्वर्जन ऑफ इंडिविजुअल्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो जो जेड स्कोर है वो आपको क्या बताएगा कि किस तरह से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है मीन का रिजल्ट में, और टी स्कोर को किस तरह से कन्वेंशन में लगाना है, टी स्कोर को किस तरह से जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके साथ कंपेयर करना है। तो हमारे यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 70। यहाँ इस क्वेश्चन में मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगी कि जो रेंडमनाइजेशन होती है वो बेस्ट मेथड होता है इफेक्ट को कंट्रोल करने का, एक्सटर्नल जो वेरिएबल्स होते हैं रिसर्च में, ठीक है। जो सैम्पलिंग मेथड है यूज़ करते हैं, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कॉमनली जो रेंडमाइजेशन हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होती है, रियल होती है, ठीक है, और वो सबसे बेस्ट होती है। कंट्रोल ट्रेट्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, और इसी का रीज़न है कि जो रिसर्च है हमारा और उसका रिजल्ट है जो वो सिमिलरली इफ़ेक्ट दिखाता है एक जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होता है उनसे, और हमारी जो पैरामीटर यानी कि जो पॉपुलेशन का मीन होता है या पॉपुलेशन होती है उसको जो रैंडमली सिलेक्ट किया गया सैंपल है वो बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करता है। अब 96 में हम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी जो कि एक स्टेटरी बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट, जो सेटअप हुई थी 1995 में, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीटी का कि अचीव करे प्लान और कोऑर्डिनेशन को डेवलप करे टीचर एजुकेशन सिस्टम में
पूरी कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। और रेगुलेशन, प्रॉपर मेंटेनेंस, जो नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं टीचर एजुकेशन के, उसको बनाए रखे, सिस्टम को बनाए रखे, और बहुत सारे मैटर से कनेक्ट थी, और इसीलिए ये क्रिएट की गई थी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। 97th में क्या है, सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं इन टीचर एजुकेशन। तो जो सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, वो किस तरह से मॉनिटर की जाए, पीरियोडिकली, कॉन्टीन्यूसली, प्रोफेशनली डेवलपमेंट की जाए प्रोग्राम्स का। इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में क्या किया जाए, एक नेशनल प्रायोरिटी को देखा जाए टॉप पे, नेशनल प्रायोरिटी को टॉप पे रखा जाए। अब हरबर्ग की बात हो रही है यहाँ, जो उनका मोटिवेशन मॉडल था उनका। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं अगर आपको हरबर्ग के बारे में थोड़ा बताऊँ तो उनकी थ्योरी क्या है, एक कंटेंट थ्योरी है मोटिवेशन की, कि जो अटैम्प्ट हैं वो एक्सप्लेन करते हैं फैक्टर्स को कि किस तरह से इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जाए, आइडेंटिफाई करके या सेटिस्फाई करके एक इंडिविजुअल की नीड्स को, डिज़ायर्स को, एम्स को, ठीक है, उसको किस तरह से सेटिस्फाई किया जाए उसकी डिज़ायर को। ये थ्योरी जो है मोटिवेशन की, उसे क्या कहा जाता है, टू फैक्टर कंटेंट थ्योरी भी कहा जाता है। क्योंकि जो एजुकेशन है उसमें क्या है, मोस्ट रिफ्लेक्टेड एक्सीलेंट है ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, यानी कि क्योंकि एजुकेशन में टीचर और स्टूडेंट को एक अच्छे रिलेशनशिप की और अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत होती है। अब फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड को आप सिगमेंट फ्लूइड को अच्छे से जानते हैं, जो डिवाइडेड हैं ह्यूमंस को 3 लेवल्स पे डिवाइड करता है कॉन्शियसनेस को उसके, ठीक है, कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सब कुछ, एवरीथिंग इनसाइड आर हमारी अवेयरनेस के अंडर होता है। थिंग्स दैट आर कॉन्शियस माइंड वांट टू कीप हिडन, जो हिडन रखना चाहता है, रिप्रेस करता है अनकॉन्शियस माइंड को, ठीक है। तो ये तीनों माइंड उसने बताए थे, सिगमेंट फ्लूइड की बात की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी की बात करें तो कंसिस्टेंसी की बात करते हैं मेजरमेंट की, और टेस्ट कंसीडर किया जाता है रिलायबल का अगर हम चाहें कि बार बार रिजल्ट सेम आए रिपीटेडली। जैसे कि एक टेस्ट हुआ है, उसका डिज़ाइन है, कोई भी ट्रेट है, कुछ भी है, उसको जितनी बार भी टेस्ट करें उसका रिजल्ट क्या अप्रोक्सीमेटली सेम ही आए, दैट इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। आंसर्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मेरा एम आपको आंसर बताना नहीं है, क्वेश्चंस को किस तरह से रीड आउट करना है, ठीक है। कोई भी भाई इमरजेंसी हो सकती है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि ऑडियो वीडियो के थ्रू आप जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा आप खुद अपने क्वेश्चंस को उठाकर एनालाइज कर सकते हैं। बट हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़िए, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़िए। बस जो क्वेश्चन पढ़ लिया ये समझिए, उसको दोबारा रीड आउट करने की ज़रूरत ना पड़े आपको, और पिछले जो प्रीवियस ईयर करो उसमें जिसमें भी वो क्वेश्चन आता जाए आपको सब कुछ रिकॉल होता रहे। इस तरह से रिवाइज करते हुए चलिए हर क्वेश्चन को। क्वेश्चन के आंसर पे मत जाइए कि हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 23rd क्वेश्चन है इसका आंसर बी है, नहीं, आपको 23rd क्वेश्चन है क्या और उसके चारों ऑप्शंस का मतलब क्या है, क्या पता क्वेश्चन चेंज हो जाए, ऑप्शंस सेम रहें, या ऑप्शंस का क्वेश्चन बना दिया जाए क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चंस को इस तरह से पढ़िए कि आपको कंसेप्ट इस तरह से बिल्ड हो जाए कि क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, दैट इज़ द मेन, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, ठीक है, और बिल्कुल मोटिवेशन के साथ करते रहिए। डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखिए, कैरी ऑन। थैंक यू, बाय बाय।